रहा होगा। कहीं उस जगह पर कोई प्रेत आत्मा का निवास तो नहीं है। आज के समय में निर्माण कार्य बहुत तेज गति से हो रहा है। जो जगह कभी वीरान और बंजर हुआ करती थी, जहां पर लोगों को जाने से डर लगता था, आज उन जगहों पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं। अब कुछ जगह ऐसी होती है जिनका इतिहास बहुत ही भयानक रहा होता है। तो आज की हमारी कहानी एक ऐसी ही जगह के बारे में है। दरअसल एक जगह पर बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल बनी हुई थी, लेकिन उस जगह से जुड़ी हुई एक बहुत ही पुरानी घटना थी जिसने आज के समय उस स्कूल को काफी परेशान किया था। दरअसल वो स्कूल ऐसी जगह पर बनी हुई थी जहां पर एक या दो नहीं बल्कि पूरे खानदान की आत्माएं भटक रही थी, और वो आत्माएं लगभग 300 साल से उसी जगह पर अपना डेरा जमाए हुए थी। दिन में तो उस स्कूल में अच्छे से पढ़ाई हुआ करती थी, लेकिन रात के समय में वहां पर जो आत्माएं रहती थी वो इस स्कूल में पढ़ाई करती थी। वो आत्माएं दिन में तो किसी को नजर नहीं आती थी और क्लासरूम में बैठकर बाकी बच्चों के साथ पढ़ाई किया करती थी, लेकिन जैसे ही रात हो जाती तो रात के 2 बजे पूरी स्कूल में कोलाहल चालू हो जाता। टीचरों की आवाजें आती, बच्चों की आवाजें आती, और ऐसा लगता है कि आधी रात को भी यहाँ पर पढ़ाई चल रही है। साथियों, जैसा कि आपको मेरे बारे में पता ही है कि मैं आपको जो भी कहानियाँ सुनाता हूँ वो काफ़ी हद तक सत्य कहानियों पर आधारित होती है। तो आज की यह कहानी भी मुझे मेरे एक दोस्त ने शेयर की है। मेरे दोस्त के दादाजी उसी स्कूल में पढ़ाने का काम किया करते थे, तो मेरे दोस्त ने ये कहानी मेरे साथ शेयर की है। लेकिन साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप एक छोटा सा काम ज़रूर कर लें। अगर आप उस छोटे से लाल बटन को दबा देंगे तो आपका मेरे साथ दिल से रिश्ता जुड़ जाएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे अपने बारे में थोड़ा सा परिचय ज़रूर दे दें। तो चलिए अब आगे की कहानी मेरे दोस्त के पर्सपेक्टिव से सुनते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम रोहन है। आज मेरी उम्र 28 साल की है। पढ़ाई करने के साथ ही साथ मैं पार्ट टाइम जॉब भी कर लेता हूँ। आज जो घटना मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो आज से करीब 50 साल पुरानी है, और यह घटना मुझे मेरे दादाजी ने बताई थी। मेरे दादाजी उसी स्कूल में पढ़ाने का कार्य क्या करते थे। आज से 50 साल पहले रायपुर के करीब 20 मील दूर एक गांव था जहां पर मेरे दादाजी स्कूल में शिक्षक थे। उस स्कूल के मालिक बहुत अच्छे इंसान थे। हर समय सभी के लिए तत्परता से सहायता को प्रस्तुत रहते थे। शायद यह स्कूल उनके माताजी की स्मृति चिन्ह के साथ थी, इसलिए अत्यंत प्रिय भी थी। एक चौकीदार जो स्कूल में सालों से कार्यरत था, उसके अवकाश ग्रहण करने के बाद वहां एक नया चौकीदार नियुक्त हुआ। उसका नाम था हीरालाल। वो मालिक के अपने गांव से था और उसके परिवार में किसी के न होने से उसे 24 घंटे स्कूल में रहने में भी कोई ऐतराज नहीं था। उसे स्कूल के साथ लगता एक कमरा दिया गया जिसमें वो रहता। दिन में प्रिंसिपल रूम के बाहर उनका चपरासी, शाम को स्कूल बंद करके अपने कमरे में खाना बनाता और खाता। बगीचे में ठंडी घास पर बैठा रहता, फिर नींद आने पर एक चक्कर मार के सो जाता। इसी दिनचर्या में उसे कुछ महीने बीत गए। फिर एक दिन रात तकरीबन 2 बजे होंगे जब एकाएक कुछ अजीब से कोलाहल से उसकी नींद खुल गई। उसने उठकर देखा तो कमरे में जलती नाइट लैंप बंद हो गई थी। शायद लाइट चली गई थी। बड़ी अजीब बात थी, इतने महीनों में शायद पहली बार लाइट गई थी। उसके पास एक बहुत शक्तिशाली टॉर्च भी थी। थोड़े ही प्रयास से वो उसे मिल गई। उसने टॉर्च को जलाया और कमरे से बाहर निकला। चारों ओर एक भयावह अंधकार था। हवा का एक कतरा भी कहीं से स्पर्श नहीं कर रहा था। उसे घुटन महसूस होने लगी थी। ठीक उसी वक्त फिर फिजा में कोलाहल उभर, कई सारे बच्चों का कोलाहल, साथ ही एक पुरुष और एक महिला का स्वर जो उन बच्चों को खामोश करने का जतन कर रहे थे। सारी आवाजें उस निस्तब्धता में एकदम स्पष्ट रूप से सुने जा सकते थे। पर यह कैसे संभव था? ये सोचता हुआ वो स्कूल के दरवाजे की ओर आगे बढ़ गया। वो सोचने लगा, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? क्या बच्चे और शिक्षक भीतर ही बंद हो गए, या वो कोई सपना देख रहा है? ये सोचता हुआ आगे बढ़ रहा था। तभी वो हड़बड़ाहट में एक पत्थर पर उलझकर गिर गया। अब उसे महसूस हुआ कि जो कुछ हो रहा था वो एकदम सत्य था।
वो सो नहीं रहा था। एकाएक उसके शरीर में एक झुरझुरी सी उठी। उसके रीढ़ की हड्डी से होता हुआ वो ठंडी का एहसास उसके मन मस्तिष्क पर छाने लगा और वो वहीं गिरकर बेहोश हो गया। डर से बेहोश होकर गिर जाने के बाद हीरालाल की चेतना कुछ समय बाद एकाएक लौटने लगी। उसे अपने चारों ओर पदचापों की आवाज आ रही थी। शायद बारिश शुरू हो रही थी, क्योंकि बीच बीच में चेहरे पर गिरती पानी की बूंदें एक सुखद एहसास दे रहे थे। लेकिन ठीक उसी समय अजीब सा डर उसे आंखें खोलने से रोक रहा था। थोड़ी देर के बाद उसके कानों में प्रिंसिपल सर की आवाज आई, जो सबको हटने को कह रहे थे और उसका नाम जोर से पुकार रहे थे। उनकी आवाज सुनते ही उसकी जान में जैसे जान आ गई। वो तेजी से उठ गया। चारों ओर दिन का उजाला था। स्कूल के बच्चों, शिक्षिकाओं और प्रिंसिपल सर को देख वो बेहद खुश हो गया। पर अगले ही पल रात की बातें याद आते ही फिर डर से बेहाल होने लगा। थोड़ी देर के बाद वो प्रिंसिपल सर के ऑफिस में उनके सामने खड़ा था। काफी शिक्षक लोग भी थे जो उसके इस हालत के विषय में जानना चाह रहे थे। पिछली रात की सारी बातें बताने के बाद सभी लोग उसे सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। प्रिंसिपल सर ने सभी को आदेश दिया कि इस बारे में कोई बात नहीं होगी, ये स्कूल की बदनामी का कारण बन सकता है, और फिर वे मालिक को सारी बात से अवगत करवाएंगे। सभी अपनी ओर से नई नई बातें जोड़ना शुरू करते हैं, लेकिन शाम होते ही फिर वही अकेलापन, वही बंद स्कूल। पर एक नई चीज जुड़ चुकी थी। स्कूल के अंदर बाहर चार बड़े हेलोजन लाइट लग गए थे, जो लाइट जाने पर खुद ब खुद जनरेटर पर शुरू हो जाते थे। यानी अंधेरे से तो निजात मिल गया था, लेकिन डर से मुक्ति कैसे मिलेगी? किसी तरह से खाना खा पीकर हीरालाल अपने कमरे में बंद हो गया। उसने सोच लिया था कुछ भी हो वो बाहर नहीं निकलेगा, पर जाने कब बैठे बैठे उसे नींद आ गई। जब नींद खुली तो रात के तकरीबन 2 बजे होंगे और उसको पुनः वही कल रात का कोलाहल सुनाई देने लगा। वो डर के मारे कमरे के एक कोने में अपनी गुड्डी को कसकर सिर से पांव तक लपेटे सिमटा लेटा रहा, और सुबह होने पर ही वो अपने कमरे से बाहर निकला। आज उसने पूरी तरह सोच लिया था कि वो अपने गांव चला जाएगा और नहीं रुकेगा इस भुतहा स्कूल में। प्रिंसिपल सर के आते ही वो उनके पास जाकर पिछली रात की सारी बातें बता देता है और उनसे अपनी गांव जाने वाली बात बताता है, और बाहर आ अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। हीरालाल सोचता है कि जेब में पैसे भी अधिक नहीं है, उधर गांव में रहने की भी कोई जगह नहीं। अब बोल तो दिया, पर जाएगा कहाँ और कैसे, ये तो सोचा ही नहीं। ये सब सोचते हुए कुछ समय बीत गया। तभी वो जैसे चौंक उठा। सामने उसे मालिक साहब आते दिखे। हड़बड़ाकर खड़ा होने की चाह में वो उन्हें नमस्ते सर बोलना ही भूल गया। वे प्रिंसिपल सर के कमरे में चले गए और फिर थोड़ी देर में उसको अंदर बुलाया गया। अब वो मालिक साहब और प्रिंसिपल सर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। दोनों ने एक बार पुनः उससे दोनों दिनों के बारे में पूरी बात विस्तार से सुनी, बिना कोई टीका टिप्पणी के। फिर मालिक जी ने पूछा, क्या वो उन्हें मदद किए बिना ही गांव जाना चाहता है? अब उसको अपनी परेशानियां याद हो आईं। उसने कहा, मालिक, मदद तो मैं करना चाहता हूँ, पर अकेले में बहुत जल्दी डर लगता है, तो फिर मैं मदद भी क्या कर पाऊंगा? मालिक ने उसे बाहर भेज दिया और फिर प्रिंसिपल से पूछा, सर, कोई जवान शिक्षक है जो इस परिस्थिति में हमारी मदद कर सके और बात के भी 5 कान न हो? प्रिंसिपल ने बहुत सोचकर शर्मा जी को बुलवाया। शर्मा जी स्कूल में सालों से कार्यरत थे और उन्होंने अपने बूते ही अनेकों बार बच्चों के बीच हुई भयावह मारपीट के मसलों को सुलझाया था। वो बच्चों के बीच बेहद लोकप्रिय, बहुत बेहतरीन ताकतवर शारीरिक संरचना के मालिक और स्कूल के खेलकूद के अध्यापक थे। शर्मा जी ने सारी बातें सुनकर अपनी सहमति जताई। फिर मालिक साहब ने हीरालाल को आवाज दी। अब हीरालाल ने शर्मा जी को सामने पाकर एक राहत की सांस ली। शर्मा जी तो उसे भी बेहद पसंद थे, हर वक्त उससे बहुत अच्छे से बात करते। उनके मदद की बात सुनते ही हीरालाल का डर मानो हवा हो गया। शर्मा जी दोपहर को ही घर के लिए निकल गए थे, पर शाम को छुट्टी होने से पहले ही एक बड़ा सा टिफिन और अपने सोने की व्यवस्था ले वापस आया देख जैसे हीरालाल की जान में जान आ गई। सभी के जाने के बाद प्रिंसिपल साहब ने जाते हुए अपनी कार गेट पर रोकी और हीरालाल से पूछा,
सब ठीक है, डर तो नहीं लग रहा अब? फिर मुस्कुरा दिए और शर्मा जी को अंग्रेजी में कुछ समझा कर चले गए, जो हीरालाल को समझ नहीं आया, पर इतना जरूर समझा कि जरूरत में शर्मा जी फोन जरूर कर लें। हीरालाल फटाफट हरी घास पर एक कुर्सी शर्मा जी के लिए लगा देता है और 2 प्याली में गर्मा गर्म चाय बनाकर ले आता है। आज दोपहर में ही उसने 2 लीटर दूध ले रखा था कि शर्मा जी जितनी बार भी चाहे वो चाय पिला सकता है। उसे शर्मा जी का साथ रहना बेहद सुकून दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे डर तो उसे कभी था ही नहीं। अपनी चाय लेकर उनकी कुर्सी के पास वो घास पर बैठ गया। दोनों चाय पी रहे थे कि उन्हें गेट पर मालिक साहब की गाड़ी आती दिखी। दोनों अपनी चाय छोड़ गेट पर दौड़ पड़े। मालिक साहब कार को वहीं छोड़कर अंदर आ गए और शर्मा जी से अंग्रेजी में बात करते रहे, फिर चले गए। हीरालाल को उनकी बातों का कोई भी मतलब समझ नहीं आया, पर उनका आना 2 बातें उसे जरूर समझा गया। एक, वे खुद उन लोगों के लिए परेशान हैं, दूसरे काम में कुछ डर की बात जरूर है। खैर, इधर उधर की बातें करते हुए रात के कोई 10 बज गए। शर्मा जी ने खाना खाने का प्रस्ताव रखा और हीरालाल के लाख कहने के बावजूद उसे साथ में खाने के लिए मजबूर किया। शर्मा जी के घर का खाना बेहद लजीज था। दोनों खा पी कर फिर घास पर एक दरी बिछाकर ठंडक का मजा लेने लगे। कोई 11:30 बजे जब नींद आने लगी तो वे कमरे में आकर अपने बिस्तरों में सो गए। आधी रात को हीरालाल की नींद खुली तो देखा शर्मा जी कमरे की खिड़की के पास खड़े बेहद ध्यान से कुछ देख रहे हैं। स्कूल से वही आवाजें, बच्चों और शिक्षक का कोलाहल एकदम स्पष्ट सुनाई दे रहे थे। हीरालाल को उठा देख शर्मा जी ने हल्की मुस्कान लाते हुए पूछा, डर तो नहीं रहे हो? साथ अंदर चलें। हीरालाल ने सिर हिलाकर उनके प्रश्नों को स्वीकृति दे दी थी, पर दिल में हीरालाल का डर चरम सीमा पर था और वो अपनी धड़कनों की आवाज शायद 1 मील दूर से भी सुन पा रहा था। हेलोजन अंदर बाहर हर तरफ जल रहे थे, पर अंदर से आती हुए आवाजें धीरे धीरे विभत्स रूप लेती जा रही थी। प्रथम एवं द्वितीय तल के कमरों की बिजली जल बुझ रही थी और इन्हीं कमरों से ये आवाजें अब चीत्कार का स्वरूप लेती जा रही थी। हीरालाल शर्मा जी के साथ आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़कर द्वितीय तल की ओर अग्रसर होते हैं। पहले कमरे के पास पहुंचते ही शर्मा जी एक झटके से दरवाजा खोलते हैं, लेकिन देखकर आश्चर्य होता है कि वहां एकदम शांति है। बिजली के बल्ब बंद है, कहीं कोई गड़बड़ के निशान भी नहीं है। सिर्फ एक चीज जो हीरालाल बताता है और असामान्य दिखता है। ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ होता है जिसकी भाषा कुछ समझ नहीं आ रही थी। हालांकि स्कूल नियमावली के अनुसार हर शिक्षक कक्षा के बाद श्याम पट को साफ करके ही कक्षा छोड़ता है। यही हालत दूसरे और तीसरे कमरे में भी दिखता है। जब ये दोनों द्वितीय तल पर होते हैं, इतने में एक जोर की आवाज होती है और पहली मंजिल की एक कक्षा से बच्चों के बैठने के बेंच और टेबल तकरीबन उड़ते हुए नीचे गिरते साफ दिखते हैं। पर जब ये नीचे दौड़ते हुए पहुंचते हैं तो वहां कुछ भी नहीं होता। वापस प्रथम तल की कक्षा में देखते हैं तो कुछ भी गड़बड़ नहीं दिखती है। ठीक उसी वक्त शिक्षक के इस्तेमाल की जाने वाली टेबल एकाएक उड़ती है और शर्मा जी की ओर आती है, पर उसी समय हीरालाल उन्हें धक्का देकर हटा देता है। पर इस काम को करते हुए खुद उस टेबल की जद में आ जाता है और घायल हो जाता है। शर्मा जी उसे उठाकर कमरे में ले आते हैं और स्कूल को बंद कर देते हैं। थोड़ी देर में ही सुबह हो जाती है। मालिक साहब और प्रिंसिपल आ पहुंचते हैं। हीरालाल को अस्पताल ले जाते हैं। शर्मा जी जब मालिक को सारी बातें बताते हैं तो वे चौंक जाते हैं। हीरालाल को एम्बुलेंस से अस्पताल में भेजकर मालिक साहब, प्रिंसिपल सर और शर्मा जी तीनों एक साथ प्रिंसिपल के कमरे में बैठे थे। शर्मा जी विस्तृत रूप से उन्हें अपनी साथ हुई घटनाओं की जानकारियां दे रहे थे। फिर वे लोग उठकर प्रथम तल पर जा पहुंचे, जहां पर हीरालाल को चोट लगी थी। श्याम पट पर लिखी इबादत अभी तक ज्यों की त्यों ही थी। प्रिंसिपल सर ने बहुत बारीकी से मिलान किया, पर वो उस स्कूल के किसी भी टीचर की हस्तलिपि से नहीं मिलता था। वहां पड़ी टेबल काफी बड़ी और वजनदार थी, जिसको उठाकर फेंकना 1 या 2 लोगों के लिए संभव नहीं था। मालिक साहब,
अपने इतने पुराने और पुश्तैनी स्कूल में चल रहे इस अजीब व गरीब घटना से काफी चिंतित और दुखी लग रहे थे, जिसका असर उनके इसी कथन से प्रतिबिंबित होता था कि मैं अभी कुछ समय तक अपनी ओर से ही कोशिशें करूंगा, फिर अगर कुछ न कर पाया तो ही पुलिस को इसके बीच लाऊंगा। इन शब्दों के साथ ही वो फोन पर किसी से बात करने लगते हैं। दिन तो बिना किसी तरह की परेशानी के निकल गया। बच्चों को तो कुछ भी मालूम नहीं हुआ, पर शिक्षकगण जरूर हीरालाल की अनुपस्थिति के कारण को लेकर काफी उत्सुक हो रहे थे, लेकिन कुछ भी मालूम करने में असमर्थ ही रहे। शाम को स्कूल के ताला लगाकर चाबियों को ले प्रिंसिपल सर आखिर में निकल गए और स्कूल को रात्रि के छात्रों के लिए अकेला छोड़ दिया गया। इसी तरह कोई 3 माह बीत गए। हीरालाल अस्पताल से ठीक होकर बाहर आते ही गांव चला गया। इस बीच होने वाली घटनाओं के विषय में मालिक, प्रिंसिपल और शर्मा जी के अलावा किसी को भनक तक नहीं लगी। वास्तविकता में मालिक साहब के गांव के पास ही जंगलों में एक बहुत ही सिद्ध महात्मा रहते थे, जिनके बारे में ये प्रचलित था कि वो अपने पास कई जिन्नात को बंदी रखते थे और वे लोगों को किसी भी बाधा से मुक्त कर सकते थे। वास्तविकता में हीरालाल को वापस गांव में छोड़ने गए मालिक साहब को ये उपाय सूझ गया था और वो अपने कुछ लोगों को साथ ले उन महात्मा जी से मिलने गए थे। महात्मा जी का नाम स्वामी प्रेमानंद जी महाराज था, पर लोग उन्हें स्वामी जी ही कहते थे। गांव से तकरीबन 7 मील दूर नदी के किनारे बने एक प्राकृतिक गुफा में वे निवास करते और वहीं अपनी आराधना में लीन रहते। स्वामी जी महाराज को देख साधारणतया किसी के भी दिल में डर खौफ पैदा हो सकता था। तकरीबन 7 फुट लंबे, काफी ज्यादा सांवला रंग, झक सफेद बाल और दाढ़ी, उंगलियों में कई रत्न, बड़ी आंखें इतनी सुर्ख मानो जवा पुष्प की पंखुड़ियां, आवाज बहुत भारी और हर पंक्ति के बाद जोर से एयूएम बम का जय घोष करते थे। स्वामी जी को पहली बार जब शाम के समय स्कूल में लाया गया, उस दिन शनिवार का दिन था, स्कूल की छुट्टी का दिन। स्वामी जी गेट से घुसते ही खड़े हो गए। फिर हल्की गुर्राहट उनके मुख से निकलने लगी, जैसे कोई भेड़िया अपने शिकार को देखकर निकालता है। घास पर ही वो अपने बात चर्म को बिछाकर बैठ गए। आंखें बंद करके कोई मंत्र जाप करते हुए उन्होंने अपने कमंडल से थोड़ा जल हाथ में लेकर उस पर फूंक मार स्कूल की ओर फेंका। अचानक उनके सामने घास पर कोहरा सा जमा होने लगा और वही बच्चों का कोलाहल, शिक्षक शिक्षिकाओं की ऊंची आवाज में उनको डांटना जैसी आवाजें आने लगी। स्वामी जी ने बहुत ही ऊंचे स्वर में सबको बंद करने को कहा और चारों तरफ एकाएक शांति सी छा गई, मानो एक बदमाश बच्चों की कक्षा में प्रधान अध्यापक घुसकर डांटते हैं। मालिक साहब, प्रिंसिपल सर, शर्मा जी और गांव के कुछ लोग जो स्वामी जी के साथ आए थे, एकदम शांति से स्वामी जी के पीछे कुछ दूरी पर खड़े होकर सारे कर्मकांड को देख रहे थे। स्वामी जी महाराज बराबर कोई मंत्र उच्चारित करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाते हैं। अचानक शून्य से 4 खूंटियां प्रकट हो उस कोहरे के चारों ओर जमीन में अपने आप गड़ जाते हैं। फिर जैसे ही स्वामी जी महाराज हाथों को घुमाते हैं तो एक अजीब सी बिजली की चमक उन चारों खूंटियों पर यूं दौड़ने लगी जैसे वो कोई बिजली के तार हों। एकाएक एक भीषण गर्मी का एहसास सभी को होने लगा और तभी उस कोहरे से जोर से रुदन और याचना के स्वर गूंजने लगे। आवाजें इतनी असहनीय थी कि सभी ने अपने कानों पर हाथ रख लिए, पर स्वामी जी महाराज को जैसे इससे कोई तकलीफ ही नहीं हो रही थी। एकाएक स्वामी जी अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए और उनका मंत्र जाप और उग्र होता गया। वे वहां से सीधा स्कूल के अंदर घुसकर पीछे की ओर चले गए। सभी उनके साथ थे। पीछे पहुंचकर एक स्थान पर वे रुक गए और उन्होंने जोरों से आवाज दी, खुल जा। सभी ने आश्चर्यचकित होकर देखा तो वहां की जमीन के ऊपर से मिट्टी हट गई और वहां एक पुराना कुआं जो पत्थरों से पाटा गया था निकल आया। पत्थर अपने आप ही अलग होते रहे थे और कुछ ही समय में कुएं की तली नजर आ गई। वहां पर कई मानव कंकाल पड़े थे, बच्चों के, वयस्कों के। अब स्वामी जी वापस जब चलने लगे तो वे कंकाल उनके पीछे ऐसे हवा में तैरते चल रहे थे जैसे वे किसी रस्सी से बंधे हों। उनके अपने स्थान पर बैठते ही कंकाल खुद ब खुद उस कोहरे में समा गए। स्वामी जी ने उन्हें पूछा, क्या वो इस योनि से आजाद होना चाहते हैं?
उनका जवाब तो आया, पर कोई समझ नहीं पाया। अब स्वामी जी महाराज ने अपने हाथों को फिर हवा में ऊपर उठा दिया। थोड़ी सी देर में वहां अपने आप एक होम कुंड की संरचना हो गई। स्वामी जी महाराज ने अपने हाथों में कमंडल से थोड़ा जल ले जैसे ही उस होम कुंड में छिड़का, वहां पर मौजूद हर इंसान डर गया। उस होम कुंड में भीषण अग्नि प्रज्वलित हो उठी। लपटें तो मानो आसमान छू रहे थे। अब स्वामी जी महाराज ने पुनः मंत्रोच्चारण करना शुरू किया। पुनः सभी आश्चर्यचकित होकर देखते रह गए, कैसे एक एक कर 11 बच्चों के कंकाल उस कोहरे से निकलकर कुंड में समाहित होते गए। फिर 4 वयस्कों के कंकाल निकलकर कुंड में समाहित हो गए। उसके बाद कोहरा पूरी तरह समाप्त हो गया और वे खूंटियां और उनको बांधे वो बिजली अचानक ही स्वामी जी महाराज के शरीर में समाहित हो गए। अब स्वामी जी पुनः उस स्थान पर पहुंचे जहां पर वो कुआं निकला था। उन्होंने उस कुएं को मंत्रों से बंद कर इस तरह से ढक दिया कि कोई भी नहीं जान सके कि वहां पर एक कुआं भी मौजूद था। जब स्वामी जी महाराज ने अपना बाघ चर्म उठाया तो सब लोग चकित हो गए। उस घास पर न किसी खूंटी के दाग थे, न उस अग्निकुंड के निशान, न उस भीषण अग्नि के ही कोई चिन्ह थे। स्वामी जी महाराज रुके नहीं और अपने साथ आए लोगों को साथ लिए निकल गए। थोड़ी देर में सूर्य की पहली किरण निकल आई। स्कूल में एक अजीब सी शांति और शीतलता विद्यमान थी। मालिक साहब, प्रिंसिपल सर, शर्मा जी, सभी लोग शब्दहीन अवस्था में प्रिंसिपल सर के कमरे में निढाल होकर पड़े थे। कुछ घंटों के बाद सभी अपने अपने घर की तरफ चले गए। सोमवार के दिन सभी जब आए तो वो लोग भी चौंक गए। हीरालाल अपने कमरे में अपना सामान व्यवस्थित कर रहा था। स्कूल के दरवाजे खुले थे और सारे कमरे साफ सुथरे थे, पर सभी के पास एक यक्ष प्रश्न उन्हें उद्दीन कर रहा होता है। आखिर वो कंकाल किनके थे और वे वहां आए कैसे? इसका उन्हें कोई जवाब नहीं मिल रहा था। मालिक साहब से पूछने की हिम्मत न प्रिंसिपल सर और न ही शर्मा जी कर पा रहे थे, पर अंदर ही अंदर ये बात उन्हें खा रही थी। सुबह जब वे अपने घर पहुंचे तो मालिक साहब सीधे अपने स्टडी रूम में पहुंच गए। उन्हें याद था कि उनके पिताजी डायरी लिखा करते थे और उनकी डायरियों का एक संग्रह वहीं स्टडी रूम में ही था। वे एक एक कर उन डायरियों को पढ़ने लगे कि कहीं कुछ इस विषय में लिखा गया हो जो कुछ बतला सके। मालिक साहब को यद्यपि किसी ने साहस करके पूछा नहीं था, पर उनको प्रिंसिपल सर और शर्मा जी की चेहरों पर खींची रेखाएं स्पष्ट नजर आ रही थी और किसी भी उठते हुए प्रश्न का सटीक जवाब देने के लिए वे भी लालायित थे एवं प्रस्तुत रहना चाहते थे। कई दिनों तक वे उन डायरियों में ही उलझे रहे, पर जब उनको किसी तरह का उत्तर नहीं मिला तो वे भी परेशान हो उठे। तभी उन्हें पुनः स्वामी जी की याद आई कि वे ही उन्हें सटीक बात बतला सकेंगे। एक दिन वे खूब सारे फल, मेवे वगैरह लेकर स्वामी जी के आराधना स्थल पर जा पहुंचे। स्वामी जी महाराज गहरी आराधना में लीन थे और उनके शिष्यों ने बताया कि इस अवस्था में उन्हें कभी भी किसी तरह परेशान नहीं करना ही उचित है। अतः उनके पास वहीं रहने के अलावा कोई रास्ता न बचा। ये उनका सौभाग्य ही कहेंगे कि शाम होते होते स्वामी जी अपनी साधना से बाहर निकल आए। उनके शिष्यों ने बताया कि स्वामी जी ने उन्हें याद किया है, तो वे उनके साधना स्थल पर जा पहुंचे। पहुंचते ही स्वामी जी ने स्वयं ही प्रश्न किया, डायरियों में कुछ नहीं मिला ना? भूतकाल की समस्त घटनाओं का ज्ञान तेरे पूर्वजों को भी नहीं था। तू जब जानना चाहता ही है तो मैं तुझे अवश्य ही बतलाऊंगा। उन्होंने अपने कमंडल से थोड़ा जल हाथ में लिया और उसे अभिमंत्रित कर अपने सामने जमीन पर जैसे ही फेंका, वहां पर एक ज्वाला उत्पन्न हो गई। वे मंत्रों का उच्चारण करते रहे और वह ज्वाला ऊंची उठती रही। उस ठंडी रात में उस ज्वाला की तपिश सारे इलाके को एक अजीब से गर्म आभास से भर देता है। अब वो सभी को बैठने के लिए कहते हैं और बतलाना शुरू करते हैं। बात कोई 300 वर्ष पुरानी है, जब यहाँ सिर्फ जंगल हुआ करता था। उस जंगल में अलग अलग मनुष्यों की टोलियाँ परिवार की तरह रहती थी और उनके आसपास के वन्य जीवन पर अपना जीवन यापन करती थी। आज जिस स्थान पर आपका स्कूल बना है, उसी स्थान पर एक टोली अपनी झोपड़ियां बना परिवार के साथ रहती थी। अपने पेयजल की आपूर्ति हेतु उन्होंने एक गहरा गड्ढा खोदा
और उसमें भरने वाले पानी को पीने के लिए इस्तेमाल करने लगे। एक बार जब बहुत गर्मियों का समय था, इस जंगल में भीषण आग लग गई। आग चारों ओर से धू धू कर जलती हुई इस परिवार को अपनी चपेट में लेने लगी। तब उस भीषण गर्मी से बचने के लिए वे सभी उस पानी के कुएं में कूद गए, पर अनायास ही असमय मृत्यु के मुंह में समा गए। समय बीतता गया, ये अतृप्त आत्माएं घूमती रहीं और उनके रहने का वही ठिकाना रहा, पानी का कुआं। फिर एक समय आपके पूर्वजों ने इस स्थान को एक स्कूल में परिवर्तित कर दिया। इन अतृप्त आत्माओं को खेलने के लिए एक स्थान मिल गया। दिन भर वे बिना किसी को तंग कर सिर्फ वहां पढ़ाए जा रहे चीजों को समझने की कोशिश करते और रात के समय उन चीजों को पुनः प्रतिबिंबित करती। वर्षों तक ये निर्बाध चल रहा था, पर जब आपने हीरालाल को नियुक्त किया तो उसने कोलाहल को लेकर काफी उत्सुक हो जांच कारण शुरू कर दिया और इससे उन आत्माओं को तकलीफ होने लगी और वे गुस्सा होने लगी। लेकिन अब उनको मुक्ति मिलते ही सब शांति छा गई। कुछ और पूछना है? मालिक साहब ने सिर्फ हाथ जोड़कर सिर को न की मुद्रा में हिला दिया, उठकर प्रणाम कर घर की ओर चल दिए। तो साथियों, आज की हमारी स्टोरी यहीं पर कंप्लीट होती है और मुझे पूरा यकीन है कि यह स्टोरी आपको काफी पसंद आई होगी। हाँ, मैं जानता हूं कि यह स्टोरी थोड़ी सी छोटी रही है, लेकिन कई कहानियां मेरे सामने ऐसी आती है कि फिर मैं ये नहीं देखता कि वो कहानी छोटी है या बड़ी है। मैं चाहता हूं कि दर्शकों के साथ, यानी आपके साथ, उस कहानी को शेयर करूं। लेकिन आगे आपके लिए जो कहानी लाऊंगा वो बहुत ही बड़ी होगी और कमाल की भी होंगी। हालांकि अगर बीच बीच में मेरे पास ऐसे रियल अनुभव भी आते रहेंगे तो वो अनुभव भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। क्या आपको यह कहानी डरावनी लगी? अगर हाँ, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आपको ऐसी और भी कहानियां चाहिए। लेकिन रुको, क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया? अगर नहीं, तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि जब भी हम अगली खौफनाक कहानी लाएं, आपको सबसे पहले पता चले। और हाँ, कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी कोई भूतिया या रहस्यमयी अनुभव किया है? हमें आपकी कहानियां जानने में बहुत दिलचस्पी होगी। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और रात को अकेले बाहर जाने से बचें। एंड स्क्रीन पर सब्सक्राइब नाउ।